हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। जो हमने फर्स्ट पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसी का ये दूसरा पार्ट है जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम बचे हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट भी देखें कि उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं और इस पार्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर स्टैंडर्ड का पेपर बहुत बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड का आता है, बहुत ही हाई लेवल का आता है, तो जितने भी क्वेश्चन आज मैं जो करा रहा हूँ वो सारे रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उनको भी हम आसानी से कैसे सॉल्व करें उसके भी तरीके मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंचती रहे। साथ के साथ टर्म्स 1 में आने वाले सभी चैप्टर का अब लगभग सभी चैप्टर का वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट वाइज में अपलोड कर दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से इस बुक के पीडीएफ और इसके साथ साथ जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं इसके मॉडल पेपर भी कराऊंगा। मास्टरमाइंड का, ओसवाल का, इनके भी मतलब आपको मॉडल पेपर यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अ 2 डिजिट नंबर इज k टाइम्स। अब देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके का लगे जिसमें कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा या पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उसके एक एक वर्ड को पढ़ते हुए और उसको स्टार्ट करें, उसको सॉल्व करने की तरीके को स्टार्ट करें कि क्या कैसे अपन सॉल्व करें, इसको अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर है। मान लीजिए हमने एक डिजिट को मान लिया p और दूसरे डिजिट को मान लिया r। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब हम 5th 6th क्लास में पढ़ते थे 1 2 3 नंबर को आप फेस वैल्यू या नंबर वैल्यू, प्लेस वैल्यू पे अगर आप रिप्रेजेंट करो तो आप इसको करते थे 3 into 1, फिर 2 into 10 और 1 into 100 करके इसको सॉल्व करते थे। और सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ से ये आएगा 3 + 20 + 100 और इनको ऐड करने पर यही नंबर आता था। और ये 1 10 100 ये इनका क्या है, प्लेस वैल्यू है। 3 का ही प्लेस जो यूनिट का है तो यूनिट को हम 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 का प्लेस 10 है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए और 1 का प्लेस 100 है इसलिए हमने 100 को मल्टीप्लाई किया। हमने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर माना है p और r। तो आप ये बताइए यहाँ पर r जो है वो यूनिट पोजीशन पे है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और p जो है वो टेंस पोजीशन पे है तो इसलिए p जो है वो p में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि पी आर को लीनियर इक्वेशन में अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10p + r। ठीक है, ये हमने पहला इक्वेशन लिखा है। अब क्या कहा जा रहा है कि द 2 डिजिट नंबर, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है जो k टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? अगर इसके सम ऑफ डिजिट की बात करें, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा इसका सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा p + r। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन में कहा गया है उसको हम उस तरीके से लिख देते हैं। ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि 2 डिजिट नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10p + r। ये 2 डिजिट नंबर हो गया, इज सम ऑफ इट्स k टाइम्स का मतलब k से मल्टीप्लाई होगा और सम ऑफ डिजिट का मतलब हो गया p + r। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि जब हमने इसको लिखा है उसके बाद क्या कहा है कि द नंबर फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि इसी डिजिट को इंटरचेंज किया है। अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे, मैं यहाँ पे इस साइड में लिख रहा हूँ, अगर डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करने पर ये डिजिट हो जाएगा rp। ठीक है, और rp को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो r से मल्टीप्लाई होगा 10 में और p से मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो यानी कि rp जो डिजिट होगा, rp डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10r + p। ये हुआ हमारा इंटरचेंज करने पर डिजिट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय। तो यानी कि उसको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा इस डिजिट का सम। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ
डिजिट। देखिए यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या होगा, आर प्लस पी। तो ये कहा जा रहा है कि जब आपने नंबर को इंटरचेंज किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, जब आपने नंबर को इंटरचेंज किया तो ये नंबर आ गया बेटा 10r प्लस पी, और कहा जा रहा है इनके डिजिट का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस पी या p प्लस r, और जिसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे हम वो नंबर हमने m माना है, इसको हमने यहाँ पर सपोज किया, मैं यहाँ पे से लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारा इक्वेशन कौन सा, सेकंड हो गया, ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकंड। अब आप क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप जब फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए 10p प्लस p, तो ये 11p हो जाएगा। r प्लस 10r, ये भी 11r हो जाएगा। और जब आप राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, k p प्लस r प्लस m p प्लस r, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 11 कॉमन आ रहा है, 11 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, p प्लस r इज इक्वल टू, इधर से p प्लस r कॉमन हो रहा है, तो p प्लस r आप इधर से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस m, ठीक है। अब देखिए p प्लस r से p प्लस r कैंसिल, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी आपसे डिजिट के बारे में पूछा गया था कि कौन से डिजिट से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो डिजिट से मल्टीप्लाई करने की बात है, तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 11 इज इक्वल टू k प्लस m, तो k तो पहले से दिया हुआ था, यानी हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस k, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 माइनस k यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आप ये सोचेंगे, और मैं भी ये मानता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव है। पूरे ओवरऑल अगर इस चैप्टर की बात करें तो मैं मानता हूं कि ये जो क्वेश्चन पार्टिकुलर दिया हुआ है एमसीक्यू के हिसाब से नहीं है, और कोई भी बंदा इसको डायरेक्टली या कितना भी शॉर्ट करके, इसको शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से या कोई बेसिक मेथड को भी शॉर्ट तरीके से यूज करके इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता। ये एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन एक्सेप्शन देखिए हर जगह होता है। बुक में अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको चाहिए कि अभी आपके पास समय है, आप इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करें, ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आता हो तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। वैसे 99% में ये कह सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड में, इस बार तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन ऐसे हैं अभी कोरोना के चलते जिसमें कि हम कह नहीं सकते। फिर भी मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। मे भी कहीं चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके दोबारा इसको प्रैक्टिस करें, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है। इफ बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, अगर बी की क्षमता, कार्य क्षमता जो है उसकी इफिशियंसी जो है ए से 60% ज़्यादा है, तब कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू बी टू डू द ट्वाइस एज लार्जर, यानी कि अभी जो काम है उससे दुगना वर्क करने में बी को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको यहाँ से मैं समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज दिया हुआ है 60%, थोड़ा सा बेसिक आप समझे। 60% को लिख सकते हैं आप 60/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 जा और 25 जाएगा, यानी कि 3/5 आ गया। अब देखिए मोर इफिशियंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सबसे पहले ए की जो कार्य क्षमता है यानी इसकी इफिशियंसी अगर 5 है, तो 5 का 60% अगर निकालेंगे ना आप, 5 का 60% निकालेंगे तो वो 3 ही आएगा, यानी कि 3 उससे ज़्यादा 3 यूनिट ज़्यादा काम कर रहा है बी। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मान लीजिए 2 पर्सन है, 60% किसकी इफिशियंसी है, ज़्यादा बी की, तो ये मानते हैं कि ए जो है वो 5 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका 60% मोर का मतलब 5 + 3, इससे ये इंक्रीज हो जाएगा। 60% का मतलब ऊपर वाला जो भी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए 20% होता, 20% का मतलब 1/5, तो अगर पहले 5 यूनिट काम कर रहा है तो उससे 20% मोर देन का मतलब 5 + 1। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम, आप हायर क्लासेस में जाएंगे, वहाँ कॉम्पिटिशन की जब आप तैयारी करिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया गया है। और तो देखिए अभी पहला जो है यानी ए जो है वो 5 यूनिट काम कर रहा है,
तो बी जो है उसका 60% यानी कि 5 + 3, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि ये जो है वो 8 यूनिट काम कर रहा है, यानी दोनों के बीच में जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5:8 का। ये इनकी इफिशियंसी है ना, ये इफिशियंसी है। अब आप एक चीज को समझें, जिसकी ज्यादा इफिशियंसी होगी है ना, उसको उतना ही कम समय लगेगा पूरा करने में। अगर ए की इफिशियंसी कम है और बी की इफिशियंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ए को काम को पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा और बी को काम को पूरा करने में कम समय लगेगा। और इफिशियंसी जो है ना वो टाइम के साथ इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब अगर इनका इफिशियंसी का रेशियो 5:8 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:5। ये मेन चीज समझना है, इफिशियंसी और टाइम के बीच में इनवर्स का रेशियो होता है। अब देखिए ये कहा जा रहा है ये जो टाइम है वो ए के लिए है और ये वाला टाइम बी के लिए है। अब ये कहा जा रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी ए जो है किसी काम को 24 डेज में करता है। तो देखिए 8 = ए का टाइमिंग क्या है 8 है, यानी कि ए जो है वो 8 = किसके इक्वल हो जाएगा 24 के। तो यहाँ 1 किसके इक्वल हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा 3 के। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर 8 यूनिट टाइम में 24 यूनिट काम कर रहा है तो 1 यूनिट टाइम में वो कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट। तो बी के लिए कितना यूनिट टाइम काम है, तो बी के लिए जो टाइम दिया हुआ वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15। अब देखिए यानी कि बी जो है वो अभी जितना काम था, बी के पास अभी जितना काम था वो 15 डेज में पूरा कर रहा है। अभी जितना काम है वो कितने दिन में बी के पास अभी जितना काम है वो 15 डेज में पूरा हो रहा है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि अगर काम दुगना हो जाए, ट्वाइस लार्जर अर्लियर वर्क इज, अगर काम दुगना हो जाए तो समय कितना लगेगा। अभी जितना काम है वो अगर 15 दिन में पूरा हो रहा है, तो अगर वर्क को आप 2 टाइम्स कर देंगे, बी के लिए बात हो रही है, अगर वर्क को आप 2 टाइम्स कर देंगे तो समय भी जो है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का 2 टाइम्स 30 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 है, अ मोटर बोट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 9 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक्स 6 hours टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब 9 किलोमीटर है ना, 9 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम की बात हो रही है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट, यानी कि आपको नाव की स्पीड बतानी है और जो नदी की धारा है उसकी स्पीड बतानी है। तो यहाँ देखिए हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका नाव है ना, इस तरीके का कोई बोट बना हुआ है और ये आपकी नदी है, इस तरीके से नदी की धारा है। ये मान लीजिए नदी की जो धारा है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। नदी जो बह रही है वो y किलोमीटर पर आवर से, और नाव की स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की स्पीड। अब आप खुद सोचिए, अगर नदी की डायरेक्शन, जो नदी की बहाव है उसका डायरेक्शन और नाव का डायरेक्शन दोनों का सेम होगा तो दोनों की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। यानी कि अब जो नाव चलेगी ना वो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में जो होगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो उसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और यहाँ पर x क्या है, यहाँ पे है स्पीड ऑफ मोटर बोट, और y क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि नदी की धारा की चाल। अब अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम में आप ये देखिए कि नदी का मतलब नाव की तो डायरेक्शन इधर ही है x किलोमीटर पर आवर, और नदी की डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नाव जो चल रही है, नाव जो बह रही है, मोटर बोट जो बह रही है वो नदी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में जो अप स्ट्रीम कहा जाता है उसको, और वहां पे जो स्पीड होता है वो x - y किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम यूज करेंगे। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है x + y/2। और दूसरा है
स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो होगा x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर x क्या है और y क्या है, तो x तो वो है, x यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर x जो है वो दिया हुआ है मोटर बोट की स्पीड जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो एक स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 9/2 है ना, ये तो है आपका डिस्टेंस और ये है टाइम, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जब निकालेंगे आप y, जो ये तो आपने x निकाला है, जब y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा सेम डिस्टेंस है और स्पीड कितना, टाइम कितना है 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखिए x क्या है यहाँ पर, x तो है यहाँ पर मोटर बोट की स्पीड, और y क्या है, वो है नदी के धारा की चाल। तो आप यहाँ पे ऐड करें तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 6/2, इसका मतलब 3 आ गई आपकी स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। और दूसरा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी के धारा की चाल क्या है, तो x तो था हमारा 4.5 और माइनस 1.5 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पर ये तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, ये 3.0 अपॉन 2। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक तो है 3 और एक है 1.5, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक से कॉन्सेप्ट भी थे इसमें, ये सारे क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि ये जो है वो उसका है, मतलब सब्जेक्टिव का है, लेकिन उन्होंने अगर बुक में दिया है तो हम इसको समझा रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए और फिर इसको अप्लाई करिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 है, एक्स सैलरी इज हाफ दैट ऑफ वाई, यानी एक्स की जो सैलरी है ना वो वाई की आधी है, और एक्स गॉट 50% राइज इन हिज सैलरी, और एक्स को 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, एंड वाई गॉट 25% राइज इन हिज सैलरी, और वाई को 25% का राइज मिला है। देन द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन कंबाइंड सैलरी ऑफ बोथ इज, क्या इंक्रीमेंट हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए बाकी चीजें तो आप समझ जाएंगे, सबसे पहले ये समझिए कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, पहले आप वो समझें। मान लीजिए किसी चीज की प्राइस जो है अभी 10 रुपए है, ठीक है, अभी जो है किसी चीज की प्राइस कितनी है, 10 रुपए है, और ये बढ़कर अब जो है वो कितनी हो गई, अब हो गई 12 रुपए की। तो आप देखें ये इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कोई चीज 10 रुपए की थी अब ये 12 रुपए की हो गई। तो हम यहाँ पर निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट, और वो कैसे निकलेगा, आप ये देखिए कितना बढ़ गया, ये अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर 2 रुपए से बढ़ गया, तो 2 आएगा न्यूमरेटर में, और किस अमाउंट से बढ़ा है, तो 10 रुपए से, 10 आएगा डिनोमिनेटर में, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इस तरीके से हम परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इंक्रीज अपॉन जो मेन अमाउंट है, अमाउंट, और इनटू 100 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यही चीज हम यूज करेंगे, 2 पर्सन है, कौन कौन, एक तो है एक्स और दूसरा है वाई। मान लेते हैं कि वाई की सैलरी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो वाई की अगर सैलरी 4 है तो एक्स की सैलरी वाई की आधी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इनका मैंने सैलरी लिखा है, आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। अब ये क्या कह रहा है, एक्स गॉट 50% राइज, एक्स को जो है ना 50% उसको इंक्रीमेंट मिला है, तो 2 का 50% एक ही तो होगा, तो 2 में से अब इसको इंक्रीमेंट लग के कितना मिल रहा है सैलरी, पहले 2 रुपए मिल रहा था अब 3 रुपए मिल रहा है, ऐसा अपन मानते हैं। और y को जो है वो 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 4 का 25% आप निकालेंगे तो ये आएगा 4 और ये कैंसिल होके आएगा 1, यानी कि इसको 1 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका 25% आप देखेंगे तो ये 1 रुपये आया है, और इसमें कितना आया है, इसमें भी 1 रुपये आया है, इसका 50% 1 रुपये। तो ये अभी इसको सैलरी मिल रही थी 4 रुपये, अब मिल गया कितना, 5 रुपये। तो देखिए शुरुआत में जो है, शुरुआत में दोनों की सैलरी कितनी है भाई,
शुरुआत में दोनों की सैलरी को अगर जोड़ा जाए तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है यहाँ पे जोड़ने पर 6, और अब दोनों को जोड़ने पर कितने का आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, अब इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 8। तो इंक्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, +2 रुपीज का। अभी 6 से कितना हो गया, 8 रुपीज हो गया। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 2 रुपए का। तो परसेंटेज जो इंक्रीमेंट निकालेंगे वो क्या होगा, 2 अपॉन किससे इंक्रीज हुआ, पहले वाले अमाउंट से। तो पहले वाला अमाउंट 6 इंटू 100। आप सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, और परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 33:1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक से ही होंगे, आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते। हाँ, मैं लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा, ये आप यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं, बट सॉल्व करने का तरीका यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, द 2 डिजिट नंबर विच इज बिकम्स 5/6 ऑफ इट्स सेल्फ, यानी कि जो गिवन नंबर है उसका 5/6 है, कब, जब उस डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, द डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग 1, और उन दोनों के डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1 का। तो देन 2 डिजिट नंबर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन सी में 2 डिजिट का बीच में जो डिफरेंस है दोनों डिजिट के बीच में, क्या वो 1 का है, नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। डी के बारे में कह नहीं सकते, ए और बी में चेक करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि जब नंबर का, यानी कि मान लीजिए हम ऑप्शन ए देखते हैं, नंबर का आप 5/6 करते हैं, जब नंबर का आप 5/6 करते हैं तो ये डिजिट रिवर्स होने पे वही नंबर आएगा। वही आ रहा है क्या, आप इसको सॉल्व करें, 3 से करेंगे तो ये 2 बार में, और 3 से करेंगे तो ये 15। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 75/2 आ रहा है, जबकि डिजिट रिवर्स करने पर 54 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल कहाँ से हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी वाले को चेक करते हैं। देखिए बी वाले में नंबर दिया हुआ है 54, इसका जब आप 5/6 करेंगे तो 5/6 करने पर ये 6 9 जा 54, और जब इस 54 को रिवर्स करिएगा तो ये आएगा 45, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने पहले भी क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों वेरिएबल का आंसर दिया हुआ है, वहां आप 100% ऑप्शन से कर दीजिएगा। लेकिन जहां पे कोई एक डिजिट या उन डिजिट का सम, या न्यूमरेटर में सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक चीज को पूछा गया है, तब वहां आपको बेसिक मेथड ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नंबर 2 डिजिट यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि 2 डिजिट कोई नंबर है और यूनिट डिजिट जो है ना वो ट्वाइस है 10 डिजिट का। तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो मतलब टेंस का डबल है, बिल्कुल है। यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो टेंस का डबल नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट टेंस का डबल है, और यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट जो है वो टेंस का डबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी तो ऑप्शन नहीं है। फिर कहा जा रहा है इफ 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स। अब इसमें चेक कर लीजिए, 36 में आप 36 ऐड करेंगे तो क्या ये 63 होगा, रिवर्स करने का मतलब यही तो हुआ, तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। एक बार इसको और चेक कर लीजिए, 48 में अगर आप 36 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 6 4, और 4 3 7 + 1 84, ये डिजिट रिवर्स हो गया, यानी 48 से क्या हो गया, ये 84। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये मानकर चलें, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेपर जब हो तो आप चेक कर लीजिएगा, जो दोनों ऑप्शन वाले हैं ना, जिसमें कि दोनों कैटेगरी दी हुई है, जिसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस है 99 क्या 100% आप मान के चलें कि अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बुक में दिया हुआ है, मे बी एक आध क्वेश्चन आ जाए जो कि डिसाइड करेगा कि किस बच्चे की परसेंटेज, कौन सा बच्चा टॉप करेगा।
तो मे बी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। हाँ, एग्जाम के टाइम पे आपने एक क्वेश्चन को कर लिया, एंड टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि इसको करने में मैं ज़्यादा मतलब और भी चीज़ें भूल सकता हूँ, तो बेशक आप उसको छोड़ दें। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, तो जरूर इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 दिया हुआ है, एट प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन आर इन द रेशियो ऑफ 7:3 एंड दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:1 आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद दोनों की एज का जो रेशियो है वो 2:1 है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इन ईयर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ फादर की एज पूछी गई है। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर दोनों की एज पूछी जाती तो हम उसको ऑप्शन से कर सकते थे। तो देखिए इसको बेसिक से कैसे करेंगे। एक पर्सन है यहाँ पर फादर और दूसरा पर्सन है उसका सन, और दोनों के प्रेजेंट एज, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट एज की बात करें, दोनों के बीच का रेशियो है वो 7 और 3x का है, 7x और 3x का है। 10 ईयर लेटर क्या होगा, 10 ईयर लेटर दोनों के एज, 10 ईयर लेटर का मतलब आज इनकी एज है 7x और 3x, तो 10 साल के बाद हो जाएगी 7x प्लस 10 और ये हो जाएगा 3x प्लस 10। और 10 साल के बाद इन सब दोनों के बीच का जो रेशियो है एज का वो 2:1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7x प्लस 10 अपॉन 3x प्लस 10, और ये जो रेशियो है वो कितना है 2:1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 6x प्लस 20। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है 7x और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 ईयर जो है वो फादर की एज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ फ्रैक्शन बिकम 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है वो 4 हो जाता है कब, जब 1 और मतलब 1 ऐड कर रहे हैं आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, एंड इट बिकम 7, और वही फ्रैक्शन 7 हो जाता है कब, जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड, 1 आप माइनस कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो पूछा जा रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन क्या होगा। सिर्फ आपसे न्यूमरेटर के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यूमरेटर क्या होगा। तो देखिए अगर सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं x अपॉन वाई। आपने फ्रैक्शन को मान लिया x अपॉन वाई, ठीक है। अब देखिए जब आपने फ्रैक्शन x अपॉन वाई माना है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड किए और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किए तो ये फ्रैक्शन हो गया 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहा जा रहा है कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी x माइनस 1 y माइनस 1 करेंगे तो ये आ रहा है 7। इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 7y माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, यहाँ से आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 6, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हमें निकालना है कि न्यूमरेटर क्या होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ से आप साइन चेंज कर दीजिए, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको भी प्लस। ये देखिए x कैंसिल हो गया और यहाँ से ये क्या आएगा प्लस का 3y, प्लस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू आप यहाँ रखकर x निकाल लीजिए। रीजन क्या है, क्योंकि x है न्यूमरेटर में, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3। तो जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 15, यानी कि न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 दिया हुआ है, x एंड y आर 2 डिफरेंट डिजिट, 2 अलग अलग डिजिट हैं
एक्स और वाई, ठीक है। इफ द सम ऑफ द डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग बोथ द डिजिट इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि देखिए अगर मान लीजिए हमने डिजिट माना एक्स और वाई, ठीक है, ये एक दो डिजिट है, एक है एक्स और वाई, अलग अलग है, लेकिन अगर इसको कंप्लीट देखा जाए तो ये एक्स वाई होगा। ये तो अलग अलग ना, ये यूनिट पोजीशन पे है, ये टेंस पोजीशन पे, बट एक्चुअल में डिजिट के कंडीशन पे तो यही है। अब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूनिट पोजीशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस पोजीशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जो टेंस पोजीशन पे नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स वाई को आप लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ये आपका हुआ एक तरीके से, इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब ये कहा जा रहा है कि अभी इसको डिजिट को क्या कर रहे हैं अपन, इन बोथ द डिजिट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, एक्स एंड वाई टू डिफरेंट डिजिट, इफ द सम ऑफ टू डिजिट फॉर्म बाई यूजिंग बोथ द डिजिट इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब अगर इस डिजिट को आप रिवर्स करके देखिए, रिवर्स करके देखेंगे तो क्या होगा, ये मे बी ऐसा हो सकता है 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों का सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एक बार इन दोनों का सम कर लेते हैं तो देखिए 10x प्लस एक्स 11x प्लस 11y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 11x प्लस वाई। अब ये पूरा जो नंबर आया है हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर ये कब होगा बताइए आप, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब x प्लस वाई 11 हो, यानी अगर x प्लस वाई की जगह 11 हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 है, अ मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है वो रुके हुए पानी में, यानी ठहरे हुए पानी में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो बोट चला रहा है। इफ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नदी की जो धारा है उसकी स्पीड दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स हाफ द टाइम गोइंग डाउन स्ट्रीम देन गोइंग अप स्ट्रीम, यानी कि जितना टाइम उसको अप स्ट्रीम में जाने में लगता है उसके आधे समय में वो डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है। तो उसका स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा गया है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना, उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको कुछ बेसिक्स ही बताने चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन दिया हुआ है अप स्ट्रीम का, ऊपर वाला कंडीशन आप इसको देखें। अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि नदी की धारा जो है वो इस डायरेक्शन में है और मोटर बोट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। अगर अपन मोटर बोट की स्पीड को मानते हैं x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड को मानते हैं y किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से जो मतलब अप स्ट्रीम में जो नेट वेलोसिटी होगा, यानी बोट की जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आपने ये पढ़ा होगा। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये मोटर स्पीड यानी मोटर बोट की जो स्पीड है वो दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम में ये नदी की धारा जो है वो दिया हुआ है y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम में जब आप बात करेंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है दोनों कंडीशन में यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर मोटर बोट की, तो आप खुद बताइए कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी कितनी, 6 प्लस 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड, कितने, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत, नदी की जो बहाव है उसके विपरीत की बात करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 का मतलब 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहूँ। जैसे देखिए मान लीजिए ये दोनों डाउन स्ट्रीम में ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, ये नेट स्पीड है मोटर बोट की, है ना। यहाँ पे पहले इंडिविजुअल दिया हुआ था, अब जो है अगर डाउन स्ट्रीम में नाव चल रही है तो 8 किलोमीटर से चल रही है और अप स्ट्रीम में चल रही है तो 4 किलोमीटर से चल रही है। अब यहाँ पे एक बेसिक सा समझिए, ए और बी के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, d है, और अगर जाने की स्पीड
x किलोमीटर पर आवर हो और अगर लौटने की स्पीड y किलोमीटर पर आवर हो, तो ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जाते वक्त जो स्पीड थी डाउन स्ट्रीम में वो कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो 2 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर जाने का, और y जो दिया हुआ है वो अप स्ट्रीम में यहाँ पे जो अपन निकालेंगे वो नेट स्पीड क्या है इसकी, 4 किलोमीटर पर आवर अपॉन x प्लस वाई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना, ये देखिए 8 4 जा 32, 32 2 जा 64 अपॉन 12। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स में, ये जाएगा आपको 4 से कर दीजिए तो 4 से ये जाएगा कितनी बार में, 3 टाइम्स में, और ये 4 से जाएगा 16 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 16/3 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ से होंगे कि ये जो x प्लस वाई लिखा है ये कहीं डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम तो नहीं है। बच्चों ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम नहीं है, ये तो जाने वक्त की वेलोसिटी, यहाँ मुझे x प्लस वाई मैंने इसलिए माना कि मान लीजिए नेट स्पीड जो जाते वक्त की है वो क्या है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसके अकॉर्डिंग x जो है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर है, और y जो क्या है लौटते वक्त अप स्ट्रीम में अगर वो लौट रहा है तो उस समय उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर x और y जो है वो 8 और 4 है, यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में प्लस वाला ये वाला वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों जब एक डायरेक्शन में जा रहे थे नाव और नदी की धारा, तब ये आया 8 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ हमारा x, और अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस किए 4 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ हमारा जो स्पीड हुआ लौटते वक्त का। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू रखा है अपन ने और सॉल्व करके क्या आ गया 16/3, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया हुआ है अ बोट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में जो है वो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इन द रिवर फॉलोइंग 5 किलोमीटर पर आवर, और जबकि नदी बह रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से बह रही है। बोट ट्रेवल सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस बोट से के थ्रू हम ट्रेवल करते हैं, एंड रिटर्न, डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहे हैं उसके बाद रिटर्न कर गए। मान लिए कुछ भी डिस्टेंस अपन ने ट्रेवल किया और वापस वही डिस्टेंस रिटर्न कर गए, तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड एंड द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर का। तो हमें जो रेशियो निकालना है वो एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, उससे एवरेज स्पीड निकालेंगे और उसका निकाल देंगे रेशियो किससे, वो उसके स्टिल वाटर के अकॉर्डिंग, यानी स्टिल वाटर में क्या उसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बोटर डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगा, डाउन स्ट्रीम में आएगा वो क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम में देखिए यहाँ पर 15 किलोमीटर जो है वो क्या है 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो x है, x का मतलब मोटर बोट की, और 5 किलोमीटर पर जो आवर है ये यहाँ पर है किसकी, ये रिवर फ्लोइंग यानी कि नदी की धारा की है, रिवर इस स्पीड से फ्लो कर रही है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा 15 + 5 = 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात करते हैं अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में हो जाएगा 15 - 5, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लें, क्योंकि जाते वक्त डाउन स्ट्रीम का मतलब जाते वक्त का जो स्पीड है वो ये है, आते वक्त का स्पीड ये है, और सम डिस्टेंस, कुछ ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डिस्टेंस से हमें लेना देना नहीं है। जाते वक्त की स्पीड हो गई कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त की स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ जो xy है वो जाते वक्त की स्पीड और y जो है वो आते वक्त की स्पीड। तो देखिए 2 × 20 × 10 अपॉन 30 ये हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई 20 + 10 जोड़ेंगे तो ये 30 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 40/3। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 40/3। अब आपको रेशियो किसका पूछा गया है, रेशियो आपसे पूछा गया है किससे, एक तो एवरेज स्पीड का और किसके साथ, स्टिल वाटर के साथ।
है ना, स्टिल वाटर के साथ उसकी स्पीड पूछी गई है कि एवरेज रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द स्पीड इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसकी रेशियो पूछी गई है। तो यहाँ पे दिया हुआ रेशियो स्पीड इन स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में जो स्पीड है उससे रेशियो निकालना है। तो एवरेज स्पीड आ गया कितना 40/3 और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है इसकी 15 किलोमीटर पर आवर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40/3 इंटू 1/15। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा 5 से कितने टाइम्स में, 5 से जाएगा 3 टाइम्स में और 5 से जाएगा ये 8 टाइम्स में। तो रेशियो जो आया वो कितना आ गया, रेशियो जो आ गया 8/3 3 जा 9 यानी कि 8:9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक से चीजें हैं। वैसे तो इन क्वेश्चन को आपको ये मान के चलिए कि सब्जेक्टिव के हिसाब से, लेकिन अगर बुक में दिया है तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप एक दो बार तो जरूर कर लें, आएगा तो कुछ बेसिक सा ही आएगा। इतना मेरे को नहीं लगता कि इतना इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 जो है वो दिया हुआ है, अ शॉपकीपर सेल अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर है जो किसी साड़ी को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है और स्वेटर पे 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है, देयर बाई गेटिंग अ सम ऑफ, और ऐसा करने से उसको जो पैसे मिलते हैं ना वो 1008 रुपए यानी 1008 रुपीज उसको मिल रहे हैं। जिसमें क्या है 1008 रुपीज में कि साड़ी पे तो उसने 8% का प्रॉफिट लिया है और स्वेटर पे 10% का डिस्काउंट दिया है। ऐसे करने से कस्टमर की तरफ से उसको जो पैसे मिले हैं वो 1008 रुपीज मिला है। अब देखिए इफ सी हैड सोल्ड साड़ी एट 10% प्रॉफिट, दूसरे कंडीशन में दिया गया है कि अगर वो साड़ी को 10% प्रॉफिट पे और स्वेटर पे अगर 8% का डिस्काउंट करता है तब उसको 1028 रुपीज मिलता है। देन द कॉस्ट ऑफ साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, यानी कि साड़ी की क्या प्राइस है, कॉस्ट कितनी है और स्वेटर की लिस्ट प्राइस कितनी है, ये हमें बताना है। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल दिए हुए हैं, स्वेटर भी और साड़ी भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये काम हमारा ऑप्शन से हो सकता है। रीजन क्या है, मैंने ये बताया था कि अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप वहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और किसी एक के बारे में पूछा गया हो तब आप उसको ऑप्शन से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसा कि आपको आंसर दिख रहा है। सबसे पहले अपन डी ऑप्शन ही देखते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन में पहला जो चीज है वो है साड़ी का, है ना, पहला जो ये दिया हुआ अमाउंट वो साड़ी का है। तो देखिए मान लीजिए साड़ी का प्राइस कितना हुआ 600, इस पर 8% का वो प्रॉफिट लिया। 8% का प्रॉफिट का मतलब ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 48 रुपीज। यानी कि उसने साड़ी कितने में बेची 600 प्लस 8 6 जा 48, यहाँ पे ऐड करेंगे तो यानी साड़ी उसने बेची है 648 रुपीज में, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया स्वेटर पे कितने रुपए का 10% का, तो स्वेटर की प्राइस यहाँ पे गिवन है 400 रुपए। 400 का 10% निकाल लीजिए आप, 10% निकालेंगे 0 से 0 और ये 0 से ये 0, ये कितना आ गया 40 रुपए। तो यानी कि स्वेटर को कितने में दिया उसने अब ये डिस्काउंट दिया यानी कि माइनस होगा, और 400 का स्वेटर था उसमें से माइनस कितना करेंगे 40 रुपए। 40 रुपए 400 में जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 360 रुपए में। अब दोनों को ऐड करने पर यानी कि जब वो बेचा है तो उसको मिला 1008 रुपए। आप भी इसको जोड़ के देखिए 648 प्लस 360, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 6 4 10 0 और यहाँ पे ये आ गया 10, यानी 1008 रुपये बिल्कुल सही कंडीशन पे आ रहा है। दूसरे कंडीशन को भी चेक कर लीजिए। ये कहा जा रहा है कि अगर साड़ी पे 10% का प्रॉफिट लिया जाए, अब देखिए पहले साड़ी पे लिया था 8% का, दूसरे कंडीशन में देख लीजिए साड़ी का 10% लेंगे तो साड़ी का 10% ये आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 60 रुपीज आ गया। तो 10% का प्रॉफिट लिया है, इसका मतलब साड़ी कितने में बेची 600 की साड़ी और 60 रुपये प्रॉफिट का, यानी 660 रुपये में बेच दिया उसने, ठीक है। और स्वेटर पे डिस्काउंट कितने का है, स्वेटर पे डिस्काउंट है 8% का, और स्वेटर कितने का 400 रुपये का। 400 रुपये में 8% आप निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 32, ठीक है। यानी कि स्वेटर कितने में बेचा 400 माइनस 32 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे 368 रुपीज में
स्वेटर को वो बेच दिया, और दोनों से उसको अमाउंट कितना मिल रहा है 1028। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो 660 प्लस 368, 368 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, 6 6 12 2, और ये आ गया। देखिए ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप मेरे कहने पे और भी ऑप्शन को इसी तरीके से चेक करें, वहां पे आंसर मैच नहीं होगा, यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, एक फ्रैक्शन जो है वो 4/5 हो जाता है व्हेन 1 इज एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम ये मानते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है वो x/y है। जब आप इसमें x + 1 और y + 1 करते हैं तो ये 4/5 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 5x + 5 = 4y + 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5x - 4y = -1। -1 कैसे आया वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए ये 5x था, इस 4y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं और 5 को राइट हैंड साइड में ले गए। 5 पे साइन अभी प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, और माइनस का साइन बड़ा होने के चलते ये हमारा इक्वेशन आ गया। दूसरे कंडीशन में कहा गया है कि इफ वी सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच ऑफ देम, यानी कि x में से भी 5 और y में से भी अगर 5 माइनस किया तो जो रेशियो जो होता है वो 1:2 हो रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x - 10 = y - 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2x - y = 5। ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी। अब आपसे सिर्फ न्यूमरेटर पूछा गया है, न्यूमरेटर हमारे को क्या माना है, हमने x माना है, तो यानी आप कोशिश करें कि x रह जाए और y कैंसिल हो जाए। तो y कैंसिल तभी होगा जब आप सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इक्वेशन हो जाएगा 5x - 4y = -1, और यहाँ पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 - 4y = 5 × 4 = 20। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो y से y पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -3x, और यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा -21। माइनस से माइनस कैंसिल, न्यूमरेटर यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 21/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने बेसिक मेथड को यूज किया। रीजन क्या था, दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू पूछी गई थी, तो जब एक वैल्यू ऑप्शन में हो तो फिर पता करना हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम फिर बेसिक मेथड को ही यूज करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विजय हैड सम बनाना एंड ही डिवाइडेड इनटू 2 लॉट्स। विजय के पास कुछ बनाना है जिसको 2 लॉट में बांट दिया, 2 हिस्सों में उसने बांट दिया, ए एंड बी। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज फॉर 3 बनाना। उसने क्या किया, पहले लॉट में से 3 बनाना बेचने पे 2 रुपया उसको मिल रहा है, और सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 1 बनाना, और जबकि सेकेंड लॉट में से वो 1 रुपए का 1 केला बेच रहा है, और ऐसे करने से उसको 400 रुपये मिले हैं। ठीक है, उसको 400 रुपये मिले हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है इफ ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज। दूसरे कंडीशन में पहले लॉट में से वो 1 रुपए का 1 केला बेच रहा है, जबकि सेकेंड लॉट में से वो बेच रहा है 5 रुपए के, सॉरी 5 केले 4 रुपए के, 5 केले 4 रुपए के। तो ऐसे करने से उसको 460 रुपए मिल रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने हैं। मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन पूरा लेके आ जाऊंगा, कैसे आया है आपको बाद में एलिमिनेट करके खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपन वीडियो को इतना बड़ा नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सारी कंडीशन मैं आपको लिख दूंगा, बस आपको एलिमिनेशन लगाना रहेगा। तो देखिए हम ये मानते हैं कि नंबर ऑफ, यहाँ पे हम मानते हैं कि जो नंबर ऑफ बनाना इन फर्स्ट लॉट, ये कितना x मान लिया। ठीक है, और नंबर ऑफ बनाना इन सेकेंड लॉट में कितना मान लिया अपन ने y। तो आप बताइए टोटल बनाना कितना हो जाएगा। टोटल बनाना हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पहले लॉट में से, पहले लॉट का मतलब x में से
उसने 3 रुपए के, सॉरी 2 रुपए के 3 बनाना दिए हैं, यानी कि 3 बनाना की प्राइस कितने रखी है उसने, 3 बनाना की प्राइस उसने 2 रुपए रखे। तो बताइए एक बनाना वो कितने में बेचेगा, तो एक बनाना बेचेगा 2/3 रुपए में। ठीक है, एक बनाना कितने में बेचेगा, 2/3 रुपए में। तो टोटल बनाना फर्स्ट लॉट में कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स बनाना की प्राइस क्या हो जाएगी, एक्स बनाना की प्राइस हो जाएगी 2x/3 रुपए, ये आ गया। ठीक है, जबकि पहले लॉट में से दूसरे लॉट में से, पहले कंडीशन में तो दिया हुआ था ये, और जबकि पहले ही कंडीशन के हिसाब से जो दूसरे लॉट से केले बेच रहा है वो 1 रुपए का एक केला बेच रहा है, 1 रुपए का एक केला, 1 रुपए का एक बनाना, जिसको लिख दे सकते हैं अपन एक बनाना। तो बताइए वाई बनाने के लिए कितना रुपए मिलेगा, वाई रुपया मिलेगा उसको, जिसमें वो वाई बनाना बेच देगा, क्योंकि उसके पास वाई बनाना है सेकेंड लॉट में। ठीक है, ये कंडीशन आया। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इसी कंडीशन को, तो क्या होगा कि इसने 2x/3 ये पहले लॉट पे आया, और प्लस टोटल वाई रुपीज आए हैं सेकेंड लॉट में, और ऐसे करके इसको पैसे मिले हैं, वो कितने मिले हैं, 400 रुपए। ठीक है, ये पैसा कितना मिला है, 400 रुपए। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 2x+3y = 1200, और आपका ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये इक्वेशन कौन सा आ गया, फर्स्ट। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक में लिख देता हूँ ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएं कि ये पहले कंडीशन का आया है। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, दूसरे कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने क्या किया, सेकेंड लॉट में जो है, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन में तो ये है, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से वो 5 रुपए में, सॉरी 5 बनाना जो है, 5 बनाना वो 4 रुपए में सोल्ड करता है। तो एक बनाना कितने में सोल्ड करेगा या सेल करेगा, तो ये होगा 4/5 रुपीज में। तो इसलिए पहले लॉट में कितने बनाना है, पहले लॉट में, यहाँ पर सेकेंड लॉट की बात की जा रही है, द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 4, तो सेकेंड लॉट तो y को कहा जा रहा है, तो y बनाना कितने में करेगा, y बनाना करेगा 4y/5 रुपीज में। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि फर्स्ट लॉट से उसने 1 रुपए का एक बनाना दिया है, तो यानी कि 1 रुपए का अगर एक बनाना हो, एक बनाना हो कितने रुपए में, 1 रुपए में एक बनाना, तो x बनाना का प्राइस क्या हो जाएगा, x बनाना का प्राइस हो जाएगा 100 रुपए। अब सेकेंड कंडीशन को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड में, सेकेंड कंडीशन को लिखेंगे 100 रुपए का x बनाना, मतलब 100 रुपए में x बनाना आया, प्लस ये वाला आ जाएगा y बनाना के लिए ये वाला कंडीशन, ये क्या आ जाएगा 4y+5, और ऐसा करने से उसको जो पैसे मिले हैं वो कितना है, 460 रुपए। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5x + 4y = 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 5 जा 30, फिर 0, 4 5 जा 20 और 3 23, ये आ जाए, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशन निकाल के दे दिए हैं। अब आप इसको एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आएगी 200 और y की वैल्यू आएगी 300, दोनों को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बनाना जो होगा वो 500 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बनाना क्या है, x + y। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ दिया हुआ है साक्षी इज डिसाइडेड फिक्स डिस्टेंस टू वॉक ऑन अ ट्रेडमिल। साक्षी ने डिसाइड किया कि उसको फिक्स डिस्टेंस चलना है ट्रेडमिल के ऊपर। फर्स्ट डे सी वॉक सर्टेन स्पीड, उसने पहले दिन कुछ स्पीड से वो चलती है ना, पहले दिन वो कुछ स्पीड से चलती है, सर्टेन स्पीड पे चली। नेक्स्ट डे सी इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेडमिल विथ 1 km/h। नेक्स्ट डे क्या करा, उसने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी 1 km/h। ऐसा करने से सी टेक्स 6 मिनट लेस इफ सी रिड्यूस ऑफ स्पीड 1 km/h। अब देखिए अगर मान लीजिए उसने अगर स्पीड बढ़ा दी, यहाँ पर 1 km/h के स्पीड, 1 km/h के उससे स्पीड अगर उसने बढ़ाई है उसको 6 मिनट कम लग रहे हैं, लेकिन अगर 1 किलोमीटर स्पीड जो है वो ट्रेडमिल का कम कर देती है तो उसको 9 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसने क्या डिसाइड किया था कि डेली उसको कितना ट्रेडमिल पे चलना है, ये हमें बताना है। तो देखिए हम इसको करेंगे कैसे,
बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम ये मानते हैं कि लेट सी वॉक x किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट डे, है ना। ये इसने स्पीड रखी है कि लेट सी वॉक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन x किलोमीटर पर आवर ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे वो किस स्पीड से चली, x किलोमीटर पर आवर से। और x किलोमीटर पर आवर से उसने टोटल जो टाइम चला है वो, मतलब जो टाइम लगा है x किलोमीटर पर आवर से, वो कितना टाइम चली है। मान लेते हैं हम लेट टाइम टेकन ऑन फर्स्ट डे, और पहले दिन उसको समय कितना लगा, फर्स्ट दिन जो है उसको समय लगा है y आवर्स, ये y आवर्स उसको समय लगा है और ये इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, जब वो इंक्रीज कर देती है स्पीड बाई 1 किलोमीटर स्पीड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि लिखेंगे व्हेन, मैं इसको बस ये लैंग्वेज लिख रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी ये एक्चुअल में जो है वो एमसीक्यू का नहीं, सब्जेक्टिव का पेपर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका, बेसिक मेथड ही है कि व्हेन ही इंक्रीज द स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को जब वो इंक्रीज कर देती है तो उसको 6 मिनट कम समय लगते हैं। अब देखिए 6 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स, इसलिए 6 मिनट इज इक्वल टू 6/60, और यहाँ पे आएगा आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मिनट को अगर आप आर में लिखेंगे तो 0.1 आवर्स आएगा, 1 आवर्स आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 मिनट इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब वो स्पीड, अब एक फॉर्मूला आप और पढ़ लीजिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है कि उसने क्या डिसाइड किया था। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस में क्या आया है कि डिस्टेंस में उसने 1 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, यानी कि यहाँ पर स्पीड में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखिए ये डिस्टेंस है और स्पीड इनटू टाइम, तो मैं स्पीड पहले क्या माना था, x किलोमीटर पर आवर, जिसमें कि उसने 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी है। ऐसा करने से उसको जो टाइम लग रहा है, टाइम क्या माना हमने, y किलोमीटर पर आवर, वो कितना कम लग रहा है, 6 मिनट, और 6 मिनट को घंटे में 0.1, तो इसका मतलब हुआ y माइनस 0.1। और ये क्या है, ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, x इंटू वाई, ये तो कवर करेगा। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा xy, ठीक है, xy प्लस वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, xy प्लस वाई माइनस 0.1x और प्लस 0.1, सॉरी माइनस 0.1, यहाँ पे ये माइनस 0.1 आएगा। यहाँ पे देखिए इसको सही कर देता हूँ, माइनस 0.1 इज इक्वल टू xy। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा माइनस 0.1x माइनस 0.1 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा y प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो देखिए अब ये इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 0.1x इज इक्वल टू 0.1। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। ये कौन सा है, हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या कहा है वो देखिए। दूसरे कंडीशन में ये कहा गया है कि जब उसने स्पीड को घटा दिया 1 किलोमीटर पर आवर से, तो यानी कि अब जो कंडीशन है वो यहाँ में लिख रहा हूँ इस तरीके से कि जब उसने स्पीड को घटा दिया यानी कि x माइनस 1 किया है, तब जो है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना, 9 मिनट का समय ज़्यादा लग रहा है। तो y प्लस 0.15, जिस तरीके से आपने 6 मिनट का निकाला था 0.1 आर, उसी तरीके से 9 मिनट का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 0.15 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी एक्स वाई, इसको सिंप्लीफाई करिएगा
तो ये आएगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 0.15x माइनस 0.15 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा 0.15x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.15। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड में आप एलिमिनेशन लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको x की वैल्यू आएगी वो तो आएगी 5 और 5 यानी x क्या है, x तो आपका 5 स्पीड है तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर और y जो आएगा यानी कि टाइम जो आएगा वो 0.6 आर आएगा। अब आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड है 5 और टाइम है 0.6। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप खुद सोचिए कि मुझे समझाने में जब इतना टाइम लग रहा है, आप इसको ट्राई करेंगे तो ये एमसीक्यू के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आप इनको सब्जेक्टिव के हिसाब से ट्रीट करें, है ना। और मैं नहीं मानता, बस आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर मान लीजिए इस टाइप का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। बाकी ये जो है सब्जेक्टिव के लेवल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अ वेसल कंटेन 24 लीटर मिल्क एंड 6 लीटर वाटर, है ना। एक वेसल्स में कितना 24 लीटर मिल्क है और कितना 6 लीटर वाटर है। तो आप ये बताइए कि पहले वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिल्क और वाटर, इनका रेशियो क्या होगा। ये दिया हुआ है 24 और ये दिया हुआ है 6, दोनों लीटर में है। 6 4 जा 24, तो ये आएगा 4:1 का रेशियो है, यानी कि दूध और पानी के बीच में जो रेशियो है वो 4:1 का है। दूसरे वेसल्स में क्या दिया हुआ है, दूसरे वेसल्स में देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो निकालेंगे। मिल्क और वाटर, ये दिया हुआ मिल्क और वाटर का रेशियो 15 लीटर और 10 लीटर, तो 15:10 सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 3:2 का रेशियो है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या हम मानते हैं, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, हाउ मच मिक्सचर ऑफ मिल्क, यहाँ पे कहा गया है हाउ मच मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर शुड बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वेसल्स, कितना हम पानी और वो मतलब पानी और दूध की मात्रा को अलग करें पहले और दूसरे वेसल से, और उसको रखा जाए तीसरे वेसल्स में, जो कि उस मिक्सचर में 24 लीटर तो मिल्क हो जाए और 10 लीटर वाटर हो जाए। तो हम ये मानते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, हम ये मानते हैं पहला मिक्सचर में कितना अमाउंट है, ये है मिक्सचर में x है, ठीक है। और लेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड मिक्सचर, यहाँ पे मैं सेकेंड लिख देता हूँ, सेकेंड मिक्सचर में कितना है वो y है, ठीक है। पहले मिक्सचर में x है और दूसरे में y है, x लीटर और y लीटर, इनको लीटर में आप लिख सकते हैं, ये x लीटर और ये y लीटर, ठीक है। अब देखिए रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में कैसे हम लिखते हैं वो समझिए आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले कंटेनर में मिल्क की बात कर रहे हैं, तो मिल्क का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क का यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 4, तो 4 तो आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, 4 आएगा न्यूमरेटर में और टोटल नीचे आएगा, यानी कि 4/5, ये हुआ मिल्क का रेशियो। और अमाउंट फर्स्ट मिक्सचर का क्या माना आपने x, तो इसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x/5 हो जाएगा। और वाटर का क्या हो जाएगा, पहले कंटेनर में वाटर का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वाटर का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले में दिया हुआ है वेसल्स में 1, तो यानी कि 1 और टोटल कितना है 5, और यहाँ पर वाटर पहले में सारा मिक्सचर x ही माना है, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। पहले लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट मिक्सचर जो हमने x माना था, पूरे में x के हिसाब से देखा जाए तो दूध तो है 4x/5 और पानी जो है वो 1x/5 है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरे मिक्सचर की, जिसमें कि y लीटर है, तो उसमें सेकंड मिक्सचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड मिक्सचर की बात कर रहे हैं,
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मिल्क के कितना है, मिल्क है यहाँ पर, मिल्क का जो आएगा वो होगा 3 इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3/5 इंटू वाई, क्योंकि सेकेंड मिक्सचर में जो क्वांटिटी है वो वाई है। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा यहाँ पर 2/5 इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिखा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि दोनों में से कितना कितना लिया जाए जिससे कि 25 लीटर तो मिल्क हो जाए और 10 लीटर वाटर हो जाए। तो मिल्क देखिए आप यहाँ से कंडीशन अब लिखेंगे, ये मेन है कि दोनों मिक्सचर में, पहले मिक्सचर सिर्फ मिल्क कितना चाहिए, 25 लीटर चाहिए। तो पहले में मिल्क कितना है 4x/5, ठीक है, और दूसरे में मिल्क कितना है 3y/5, और ऐसा करने पर कितना आना चाहिए 25 लीटर। देखिए यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x + 3y = 125। ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में क्या, वाटर चाहिए, वाटर कितना चाहिए 10 लीटर। तो पहले मिक्सचर में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड में, पहले मिक्सचर में जो वाटर है वो कितना है 1/5 है, यानी कि x/5, ठीक है, x/5। और दूसरे में कितना है 2y/5, यहाँ से देखिए ये आएगा 2y/5, और इन दोनों को मिलाने पर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 10 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x + 2y = 50। ये आ गया सेकंड, है ना, ये कितना आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी होगा, 20 लीटर और 15 लीटर। आप इन दोनों इक्वेशन को, ये है दूसरा इक्वेशन और ये पहला है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 लीटर और 15 लीटर। इस तरीके से ये हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो देखिए ऑप्शन से यहाँ पर हम कर सकते हैं, बट ये कोइंसिडेंट है। आपको ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप यहाँ से समझें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 लीटर दूध होना चाहिए और 10 लीटर पानी होना चाहिए, यानी कि टोटल मिक्सचर में अमाउंट कितना 35 लीटर, टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 35 लीटर। आप बी ऑप्शन को देखिए, ये कितना आ रहा है 30 लीटर, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करिए, ये कितना आ रहा है 30 लीटर, ये भी इसका आंसर नहीं हो रहा है। सिर्फ सी ऑप्शन में जो है वो 35 लीटर हो रहा है, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर ले सकते हैं अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो। और बेसिक मेथड से सॉल्व करें तो ये इसका टोटल स्टेप है जिसको कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है, when a man travel equal distance at a speed of x km/h and y km/h, his average speed is 4 km/h। अब आप पहले कंडीशन को समझ लीजिए। मान लीजिए एक आदमी यहाँ से यहाँ तक चला, ये A है और ये B है, और ये मान लीजिए डिस्टेंस चला है D, और फिर वो B से C तक गया, और वो भी डिस्टेंस कितना है, ये भी दिया हुआ है D, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। अब मान लीजिए A से B तक गया है वो x km/h से, और B से C गया है वो y km/h से। तो ऐसे कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है 2xy/x + y। यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ, ये होगा x + y। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम हो, तो अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग दिया हो या स्पीड वही हो, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2xy/x + y। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, बट ही ट्रेवल दीज स्पीड फॉर इक्वल टाइम। लेकिन अगर यही स्पीड अगर वो इक्वल टाइम के लिए रखता है तब एवरेज स्पीड आता है 4.5। तो कहा गया है कि दोनों डिफरेंस ऑफ टू स्पीड क्या है, यानी x और y के बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में हम पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पर एवरेज स्पीड दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 2xy/x + y। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 4। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, और यहाँ से ये आएगा xy/x + y = 2। ये कंडीशन हमारा पहला हो गया, इसको अपन यहीं छोड़ते हैं। और वैसे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस
टोटल टाइम टेकन। यही हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होता है। तो जब टोटल डिस्टेंस कितना d1 प्लस d2, यानी कि d1 और d2 कह लीजिए इसको, d और d दोनों में सेम ही डिस्टेंस करा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड अलग अलग है। सॉरी, यहाँ पर जो है देखिए दीज स्पीड फॉर इक्वल टाइम, तो स्पीड अलग अलग है तो यहाँ डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं d1 और d2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम दोनों का सेम है t प्लस टी, और ऐसे करने से एवरेज स्पीड जो आ रहा है वो 4.5 आ रहा है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि मैं d1 और d2 क्यों लिखा हूँ और पहले कंडीशन में d ही क्यों था। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बट व्हेन ही ट्रेवल एट दीज स्पीड, इस स्पीड से इक्वल टाइम में चलेगा। तो यानी तो स्पीड तो यहाँ अलग अलग है, x अलग है, y अलग है, और इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चलेगा तो डिस्टेंस तो अलग अलग ही आएगा ना। सोचिए स्पीड अलग है, भले टाइम सेम हो, लेकिन स्पीड अगर मान लीजिए कोई बंदा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे के लिए चला तो 60 किलोमीटर जाएगा, लेकिन दूसरे की स्पीड 70 हो तो वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 70, उसके लिए डिस्टेंस तो अलग हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पर d1 और d2 लिखा है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए 4.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस गया है वो सॉरी डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। तो पहले कंडीशन में स्पीड है x और टाइम है t, और दूसरे कंडीशन में स्पीड है y और टाइम है t और अपॉन 2t। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आएगा ऊपर में और पूरे में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4.5 इज इक्वल टू, जब t पूरे में कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2t। t से t कैंसिल हुआ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया कितना, 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। देखिए अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पर देखिए एक तो कंडीशन ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और एक आया था हमारा x प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 रख दूँ तो दूसरा कंडीशन हमारा जो बनेगा वो एक्स वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 2, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 9 2 जा 18। ये तीसरा मान लीजिए आप। अब आप देखिए कोई दो नंबर, यहाँ पे मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कोई ऐसी दो संख्या आप सोचें जिनको कि जोड़ने पर तो आए 9 और मल्टीप्लाई करने पर आए 18, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 6 और 3। यानी कि ये तो है आपका x और ये है आपका y, है ना, एक है x और एक y, और इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 6 माइनस 3 करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको कंप्लीट करा है। फर्स्ट पार्ट में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं। ये जो लास्ट के मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं ये एमसीक्यू के हिसाब से नहीं है, इनको एमसीक्यू के हिसाब से बच्चे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। बुक में डाल दिया इन्होंने कहीं से उठा के, अगर इन्होंने कॉपी भी करा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप एक बार इनको सॉल्व कर ले मेरे कहने पर। बाकी आपको बेसिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो, भले आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया हो या बेसिक लिया हो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू के हिसाब से नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सब्जेक्टिव के हिसाब से लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं। तो आप पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या आ जाए तो कैसे करेंगे, आप पेशेंस के साथ पढ़िए। एग्जाम देते हैं अपन तो कई क्वेश्चन टफ आते हैं, कई इजी भी होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना कि ये टफ आ गया तो किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करें। आप क्वेश्चन को देखिए और उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर इक्वेशन में वेरिएबल भी हमने 2 रखा है और उनको उस हिसाब से सॉल्व किया है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल पे जो भी बच्चे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।